वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 11वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सार लेखन। सार लेखन इस चैप्टर का यह सेशन नंबर 3 है। इसके पहले भागों में हमने देखा कि सार लेखन किसे कहते हैं, सार लेखन करते समय सार लेखन का उपयोग कहाँ पर होता है और सार लेखन करते समय कौन कौन सी प्रक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए, किस प्रकार से बिंदुओं का चुनाव कर लेना चाहिए, चयन प्रक्रिया कैसे होती है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो परिच्छेद होता है उस परिच्छेद में लेखक के द्वारा की गई व्याख्या, फिर उसके उदाहरण और उसके जो दोहरापन होता है उसको अलग कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें उस गद्यांश का सार लिखना चाहिए। अब हम एक गद्यांश के उदाहरण के द्वारा उसको समझते हैं। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, उसको हम पहले पढ़ेंगे। उसमें लेखक के द्वारा दी गई व्याख्या, उदाहरण, इसका चुनाव कर लेंगे। भारत का काव्य रूपी आकाश मंडल अगणित प्रभावपूर्ण जुगनों से दैदीप्यमान है, पर तुलसीदास का तेज, उज्ज्वलता और चमत्कार तथा उनकी प्रदीप्त कांति और कीर्ति सबसे बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। वे इस आकाश मंडल के असंख्य तारों के बीच माध्यान्हकालीन प्रचंड मार्तन के समान प्रकाशमान है। किसी ने कहा भी है कि तुलसीदास हमारे ही नहीं, हमारी आगामी संतानों के लिए भी एक अनुकरणीय और अनुपम आदर्श है। जो स्थान अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर का है, उससे कहीं ऊंचा स्थान हम हिंदी साहित्य में तुलसीदास को देते हैं। और क्यों न दें, एक और एक कवि नहीं, वरन ये तो एक अद्वितीय चरित्र वाले कवि सम्राट, परमोच्च श्रेणी के संत, राम के अनन्य भक्त, धर्म और नीति के पथ प्रदर्शक, दार्शनिक, गंभीर तत्वों को सरल सरल शब्दावली में समझाने वाले उपदेशक और भविष्य के गर्भ में निहित घटनाओं को बताने वाले महात्मा भी थे। अब देखिए, यहाँ पर परिच्छेद को पढ़ लिया है, पैराग्राफ को पढ़ लिया है, कुछ समझ में आया? नहीं। अगर समझ में आया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो हमें क्या करना है, उसको फिर से एक बार पढ़ लेना है। तब भी नहीं समझ में आता है तो और तीसरी बार पढ़ लेना है। लेकिन जब हम एक बार पढ़ चुके हैं तो थोड़े पॉइंट्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं, अब दूसरी बार भी पढ़ लीजिए और हमें क्या करना है, पेंसिल हाथ में रखना है और जो महत्वपूर्ण बात होंगी उनको अंडरलाइन कर लेना है। अब देखिए, इस पूरे परिच्छेद से हमें क्या पता चलता है कि किसके बारे में लेखक कर रहे हैं, तुलसीदास के बारे में। वेरी गुड। तो किसके बारे में व्याख्या की गई है, तुलसीदास के बारे में यहाँ पर व्याख्या की गई। अब उदाहरण कौन से दिए गए कि उसकी तुलना किससे की गई है, शेक्सपियर से। वेरी गुड। अब उनके बारे में अधिक दोहरायापन बताया गया है कि क्या है, मतलब क्या मूल पॉइंट्स हो गए। एक तो है कि तुलसीदास के बारे में बताया गया है, उनका उदाहरण देते हुए उन्होंने शेक्सपियर का उदाहरण दिया है। और फिर देखो उनके बारे में क्या विशेषता बताई कि वो केवल कवि थे नहीं, कौन थे, अद्वितीय चरित्र वाले कवि सम्राट थे, परमोच्च श्रेणी के संत थे, राम के भक्त थे, धर्म और नीति के पथ प्रदर्शक थे, दार्शनिक गंभीर तत्वों को सरल सरल शब्दावली में समझाने वाले उपदेशक और भविष्य के गर्भ में निहित घटनाओं को बताने वाले महात्मा भी थे। तो देखो, इन 2-3 पंक्तियों से हमें पता चलता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां है, लाइन से, तो उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। इसके अलावा भी देखो, अगर कोई जटिल शब्द लगते हैं तो आपको उसको नहीं लिखना। अभी दोहरापन, अब देखिए यहाँ पर भारत का काव्य रूपी आकाश मंडल अगणित प्रभावपूर्ण जुगनों से दैदीप्यमान है। अब आगे भी देखो को तुलसीदास का तेज, उज्ज्वलता और चमत्कार तथा उनकी प्रदीप्त कांति और कीर्ति सबसे बढ़ चढ़ करे। आकाश मंडल के असंख्य तारों के बीच माध्यान्हकालीन प्रचंड मार्तन के समान प्रकाशमान है। अब देखिए, इन 2-3 पंक्तियों में हमें थोड़ा दोहरापन दिखाई दे रहा है कि आकाश मंडल के अगणित प्रभावपूर्ण जुगनू और दूसरे आकाश मंडल के असंख्य तारों के बीच में माध्यान्हकालीन प्रचंड मार्तन के समान प्रकाशित। तो अभी यहाँ पर दोहरापन आ रहा है तो आपको क्या करना है, एक ही चीज को बार बार नहीं लिखना है, एक ही बात को बार बार नहीं लिखना है, तो हम उसे संक्षिप्त में एक बार ही लिखेंगे। इस प्रकार परिच्छेद के पढ़ लीजिए, उसके मेन पॉइंट को अलग से लिख लीजिए, फिर उसके सब पॉइंट को अर्थात उससे संबंधित बिंदु को लिख लीजिए और फिर उसको एक बार क्रम से लिख दीजिए। तो इस प्रकार हमें किसी भी गद्यांश पर या परिच्छेद पर सार लेखन लिखते समय इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए।
अब देखिए उस परिच्छेद को हमने पढ़ लिया है और भली भांति समझने का प्रयास भी किया है। अब देखते हैं उससे संबंधित सार लेखन कैसे लिख सकते हैं। अब जब हम इस परिच्छेद को पढ़ा तो हमें उस परिच्छेद से क्या पता चला कि लेखक का तात्पर्य क्या है, लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं कि तुलसीदास के महत्ता के बारे में हमें उनके महत्व के बारे में बताना चाहते हैं। तो गद्यांश का मूल भाव क्या होगा? कवि तुलसीदास की महत्ता। ठीक है, आपको मूल भाव समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए उसे संबंधित बिंदुओं से चर्चा करते हैं कि मूल भाव को पुष्ट करने वाले कौन कौन से बिंदु थे। भारत में असंख्य श्रेष्ठ कवि है। अब देखिए लेखक ने कवि तुलसीदास के महत्व के बारे में बताते समय भारत के अन्य कवियों से उनकी तुलना की है। तो मेन पॉइंट क्या होगा कि भारत में असंख्य श्रेष्ठ कवि है, और उसका आगे का पॉइंट होगा तुलसीदास उनमें अधिक श्रेष्ठ है। उसके आगे वे कोरे कवि है क्या? नहीं, चरित्रवान है, राम भक्त है, महात्मा है, दार्शनिक है, पथ प्रदर्शक भी है। तो सरल भाषा में गूढ़ार्थ बताने वाले उपदेशक और भविष्य दृष्टा भी थे। तो इस प्रकार देखो हमने मूल भाव जान लिया, मेन बिंदुओं को भी जान लिया, मेन पॉइंट्स को, मूल बिंदु को जान लिया। अब इन मूल बिंदु को हम व्यवस्थित क्रम देंगे। अब इस जो हमने गद्यांश पढ़ा है उसमें व्याख्या कौन सी है, उदाहरण कौन से है और कौन सी बातों को दोहराए गए, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। वे इस आकाश मंडल के असंख्य तारों में माध्यान्हकालीन मार्तंड के समान प्रकाशमान है। यहाँ तक की जो बात है उसे हम क्या कहेंगे? व्याख्या। कि यहाँ तक की इसी बात की व्याख्या की गई है कि तुलसीदास का तेज काव्य रूपी आकाश मंडल में सर्वाधिक बढ़ चढ़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने व्याख्या का चुनाव कर लिया है। इसके पहले हमने मूल भाव समझा, फिर मेन पॉइंट्स को देखे। अब व्याख्या कौन सी है? तो इस पैराग्राफ में हमने थोड़ा अंडरलाइन किया था। देखो दो बात दोहराए गए थे, तो उसमें हमें पता चल रहा था कि लेखक क्या बताना चाह रहे। तो क्या बताना चाह रहे थे कि इस आकाश मंडल के असंख्य तारों में माध्यान्हकालीन मार्तंड के समान प्रकाशमान है। तो अब ये क्या हुई? व्याख्या। अब देखिए उसके बाद आता है उदाहरण। अपने बात को एक्सप्लेन करने के लिए लेखक ने उदाहरण भी दिया। कौन सा दिया था? कि अपने बात को स्पष्ट करने के लिए लेखक ने शेक्सपियर का उदाहरण दिया। उसके आगे वे अद्वितीय चरित्र वाले कवि सम्राट परमोच्च श्रेणी के महात्मा थे। इससे आगे इसी भाव को व्याख्या और ऊपर आए हुए भाव को दोहराया गया है। सार लेखन करते समय हम ऊपर की बातों को छोड़ सकते हैं। अब जो बातें दोहराई गई है उसको हमें लिखना है नहीं, उस दोहराएपन को हम कम करना है। अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए लेखक निम्नलिखित भाषा ही कौशल्यों का प्रयोग भी करता है। जैसे कि देखो अब तक हमने परिच्छेद को पढ़ा, उसको समझ लिया, मेन पॉइंट निकाल दिए, मूल भाव भी समझ में आ गया। फिर लेखक के द्वारा उस परिच्छेद में क्या व्याख्या है, कौन कौन से उदाहरण है, क्या क्या दोहरा है, उसको हमने अलग कर लिया। अब कभी कभी देखो सार लेखक क्या करते हैं, अपने बातों को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण देते समय कथा, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करता है। कभी कभी छोटी सी कथा भी बता देते हैं, या फिर अलंकार युक्त शब्द का भी प्रयोग करते हैं, सुक्तियां और उदाहरण भी बताते हैं। और हर लेखक की एक विशेष शैली होती है अपने कहानी को लिखने की, उपन्यास को लिखने की। तो इस प्रकार से जब हम कोई भी परिच्छेद पढ़ते तो उस भाषाई कौशल्यों को प्रयोग करते समय लेखक इन सारी चीजों का प्रयोग करते हैं। तो हमें इन सारी चीजों का भी विचार करना चाहिए जब हम सार लेखन लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन परिच्छेदों में यह सारी चीजों का प्रयोग किया गया है। मुहावरे का प्रयोग किया गया है, सुक्ति और उदाहरण का प्रयोग किया गया है, अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। अब कौन से भाग में अलंकार था वो देखते हैं, कहाँ पर मुहावरा था। अब देखिए जो गद्यांश हमने पढ़ा तो उसमें बढ़ चढ़कर होना, यह मुहावरे का प्रयोग किया गया है। उसके साथ काव्य रूपी आकाश, इस पंक्ति में अलंकार का प्रयोग किया गया है। कौन सा अलंकार है? वहां पर रूपक अलंकार है। और किसी ने कहा है, वाक्य में उदाहरण दिया गया है। किसका? शेक्सपियर का भी उदाहरण दिया गया है। अगणित प्रभावपूर्ण जुगनों वाक्य में दो विशेषण है और बहुत सी संज्ञाएं भी है। तो क्यों न दे, ये विशेष शैली का भी प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार सार लेखन करते समय ऐसी बातों को हमें छोड़ देना चाहिए। मतलब अब तक हमने देखा था कि व्याख्या, उदाहरण और
दोहरे इसको अलग कर लेना चाहिए। लेकिन अगर परिच्छेद में यह सारी चीजें होती है, मुहावरे होते हैं, कथाएं होते हैं, अलंकार युक्त होते हैं, विशेष भाषा शैली होती है, सूक्तियां होते हैं, तो उसको हमें सार लेखन में नहीं लिखना है, उसमें उसको हमें छोड़ देना है। केवल मेन मुद्दों को, मेन पॉइंट्स को, मूल बिंदु को ही हमें लिखना चाहिए। तो बच्चों देखो, अब तक एक गद्यांश पर हमने कितनी चर्चा कर ली, तो इसके अब हम उस पैराग्राफ का, उस परिच्छेद पर सार लिखने के लिए तैयार हो गए। लेकिन एक बात भी हमें और ध्यान रखना है कि सार लिखते समय भाव तो लेखक का रखना है, किंतु भाषा अपनी रखनी है। इसके पहले भी हमने ये पॉइंट देखा था कि जो भाव होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। लेखक का जो बोध दिया गया है, जो संदेश दिया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। भाषा में हम परिवर्तन कर सकते हैं, उसे हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं। लेखक की भाषा लेने पर उपयुक्त सार लेखन बहुत कठिन हो सकता है कि कभी कभी लेखक की भाषा जो होती है वह थोड़ी कठिन होती है। अब विद्यार्थियों की भाषा थोड़ी आसान होती है, तो उसमें थोड़ा परिवर्तन हम कर सकते हैं, लेकिन मूल भाव में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो इस प्रकार इन बातों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त गद्यांश का सार हम इस प्रकार से लिखेंगे। देखते हैं जो गद्यांश हमने देखा था, उसका सार लेखन। भारत में असंख्य श्रेष्ठ कवि है, पर तुलसीदास उनमें अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे कोरे कवि ही नहीं बल्कि चरित्रवान, राम भक्त, महात्मा, दार्शनिक, पथ प्रदर्शक, सरल भाषा में गूढ़ार्थ बताने वाले उपदेशक और भविष्य दृष्टा भी थे। तो देखिए, इसमें से हमने क्या क्या उदाहरण को छाट दिया, जो दोहरापन था उसको भी कम कर दिया, केवल जो व्याख्या थी और जो मूल भाव था उसको ही हमने लिखा। तो इस प्रकार से जो दिया गया गद्यांश है उसका 1/3 सार लेखन इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो यह हुआ सार मूल गद्यांश का लगभग 1/3। सार लिखने के बाद यह भी अवश्य देख लेना चाहिए कि कोई महत्वपूर्ण बिंदु छूट तो नहीं गया और कोई अनावश्यक बात तो नहीं लिखी गई है। अपनी भाषा भी चुस्त दुरुस्त कर लेनी चाहिए। अब देखिए, बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में तो लिख लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसको एक सार लेखन लिखने के बाद हमें फिर से 1-2 बार उसको पढ़ लेना चाहिए कि कोई मूल भाव हमसे छूट तो नहीं गया है, या कोई एक ही बात को हमने 2 बार दोहरा तो नहीं लिया है, और अनावश्यक बात को तो नहीं लिख लिया है, या महत्वपूर्ण बिंदु तो छूट गए नहीं है। इन सारी बातों को हमें फिर से एक बार जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। और हमारी भाषा भी सही रूप से होनी चाहिए कि वाक्य में कभी कभी बच्चे लिखते समय वाक्य में परिवर्तन करते हैं, लेकिन वाक्य भी सार्थक होना चाहिए, उसमें व्याकरणिक दृष्टि से भी कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार एक गद्यांश को हम सार लेखन में किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हमने भली भांति इस सेशन में पढ़ लिया है। यह सार लेखन के बारे में हम और भी जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन इसके अगले सेशन में।